बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, इस वक्त मौजूदा सियासी निज़ाम में बाज़ ये सुनाई दे रही है कि मौजूदा जो सीनियर सियासतदान हैं वो इस निज़ाम से मायूस हो चुके हैं। कल अख्तर मेंगल साहब ने जो बाकायदा तौर पर अपना इस्तीफ़ा दिया, कल इरफान सिद्दीकी साहब ने यह कहा कि मैं वज़ीर आज़म से आपकी मुलाकात करवाता हूँ। उसके बाद आज राना सनाउल्लाह साहब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की माँ के ऊपर वफ्द लेके अख्तर मेंगल साहब को मिलने गए। आके ये बात की गई कि अख्तर मेंगल साहब जो हैं वो अपना इस्तीफ़ा वापस ले रहे हैं, लेकिन अख्तर मेंगल साहब ने जवाबन ये कहा कि वो मुझे कायल करने आए थे लेकिन मैंने उनको कायल कर लिया है, मैं इस्तीफ़ा किसी सूरत भी वापस नहीं लूँगा। लेकिन उनसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ्द भी गया, उन्होंने भी जाके कहा कि आपको इस्तीफ़ा वापस ले लेना चाहिए, लेकिन अख्तर मेंगल साहब उसके ऊपर भी राज़ी ना हुए। आज जो है अवामी नेशनल पार्टी के सीनियर रहनुमा जाहिद खान साहब जो हैं उन्होंने भी बाकायदा तौर पर सियासत से किनारा कशी करने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा जी कि जिस नज़रिए और सोच के बुनियाद के ऊपर सियासत की जा रही थी अब वो वैसी सियासत दिखाई नहीं देती, मफादात की सियासत दिखाई देती है। और इसके साथ साथ आज मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो पार्लियामेंट के इजलास के अंदर गुफ्तगू की है और जो उनकी गुफ्तगू के दौरान पिन ड्रॉप साइलेंस देखने में आया है पूरे पार्लियामेंट के अंदर, उन्होंने जो बातें की, उन्होंने कहा जी कि सीनियर क़यादत, सीनियर सियासतदान उनको साइड लाइन पर किया जा रहा है, नए लोग और जो ऐसे लोग जो जज्बाती बहुत ज्यादा हैं उनको लेके आ रहे हैं, तो ये सियासत किस समत को है। उन्होंने कहा जी हम अपोजिशन में तो जरूर हैं लेकिन वतन की खातिर जो है अपना हर किरदार अदा करने को और हर कदम उठाने को हम तैयार होंगे। लेकिन उन्होंने कहा जी बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की जो इस वक्त सूरत हाल है उसके ऊपर गौर करना चाहिए, सबको बैठना चाहिए। फिर साथ में उन्होंने ये भी कहा कि लेकिन अपने आकाओं को मद्देनजर रखते हुए यहां पर कानून साजियां होती हैं। तो ये जो जुमला उनकी तरफ से कहा गया है ये मुल्क की मौजूदा सियासत के लिए किस तरफ को गामजन होने का इशारा है। और उसके साथ साथ अगर बात की जाए IMF के हवाले से कि IMF ने पाकिस्तान को कर्ज देना या नहीं देना, तो IMF का सितंबर में जो इजलास उनके हैं 9 और 13 तारीख को, उन इजलासों का जो शेड्यूल जारी हुआ है उसके अंदर पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं है। उसमें 2 ममालिक के नाम शामिल हैं, एक भूटान का और एक नॉर्वे का। पाकिस्तान उस एजेंडे का हिस्सा नहीं है। तो IMF के साथ तय होने वाले मामलात में जो अभी तक तातुल देखने में आ रहा है उसकी बुनियादी वजूहात क्या है, इसके ऊपर भी बात की जाएगी। राना साहब की तरफ बढ़ने से पहले राना फजलुर रहमान साहब ने जो गुफ्तगू की है आज पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर खड़े होकर, उस गुफ्तगू का कुछ हिस्सा मुलाहिजा करें, फिर बाकायदा तौर को इस मौजूए बहस बनाते हैं। आज सियासी लोगों की अहमियत ख़त्म की जा रही है, उनको साइडलाइन किया जा रहा है। सियासी कायदीन को मुल्क के लिए गैर ज़रूरी समझना, इससे बड़ी हमाकत और दुनिया में और नहीं हो सकती जो हमारे यहाँ की जा रही है। क्या हमारी हुकूमत के पास ये सलाहियत है, क्या उनके पास ये इख्तियार है कि वो खुद फैसला कर सकें? सियासतदानों को बाइख्तियार बनाओ। कोई रोल नहीं रहा है पार्लियामेंट का, मेंबरान का कोई रोल नहीं रहा है, तभी तो अख्तर जान मेंगल ने इस्तीफ़ा दे दिया कि फिर ऐसे अहवाल में मैं कैसे बैठूंगा। जी राना साहब, जो गुफ्तगू मौलाना फजलुर रहमान साहब ने की है ये किस तरफ को जाती हुई सियासत का इशारा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। या सर बात यह है कि ये वही इशारा है जो हम 4 दिन से 5 दिन से 6 दिन से मुसलसल बात कर रहे हैं। अख्तर मेंगल का इस्तीफ़ा आया। अख्तर मेंगल का इस्तीफ़ा मैंने कल भी कहा था एक रुकने असम्बली का इस्तीफ़ा नहीं है। और आज मौलाना की गुफ्तगू के सीनियर्स को आप बिल्कुल साइडलाइन कर रहे हैं और किसी और को आगे लाना चाहते हैं। असल में उनका कहने का मकसद ये था कि आप अपने मन पसंद, आप जिसको जैसा चाहें चलाना चाहें उसको लेके आना चाहते हैं। वो किसकी तरफ इशारा था वो आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ, या मौलाना साहब बेहतर बता सकते हैं। तो मेरे पास तो यह है कि आने वाले दिनों में अख्तर मेंगल का अगर इस्तीफ़ा वापस ना हुआ, या सर जी, जो अभी तक मेरी इत्तला है वापस नहीं हो रहा, अगर अख्तर मेंगल का इस्तीफ़ा वापस ना हुआ तो इस कागज़ पेंसिल पकड़ कर लिख लें कि आने वाले दिनों में कई सीनियर्स के बड़े इस्तीफ़े आएंगे। यह इस्तीफ़ा इतना खेलेंगे कि आपकी सोच ख़त्म हो जाएगी। और फिर जब सीनियर्स किसी जगह से आउट होना शुरू हो जाते हैं या सीनियर्स अपनी दिलचस्पी ख़त्म कर देते हैं तो फिर उन अदारों का क्या हाल होता है वो आपको मुझसे बहुत बेहतर पता है। मौलाना साहब कोई शक नहीं कि आज विकेट के दोनों तरफ खेले हैं, कोई शक नहीं इसमें। उनकी पूरी तकरीर सुन लें
तो मौलाना साहब विकेट के दोनों तरफ खेले हैं। अच्छा, मैंने समझा कि शायद वो नूर आलम खान साहब को साथ बिठा के जो बोले हैं तो इसलिए विकेट के दोनों तरफ खेले हैं। नहीं, और भी बस देखे ना, जहाँ पे कल तक वो फारा 47 को मानते ही नहीं थे ना, आज उसने मान लिया कि ठीक है जी, चाहे फारा 47 हो 45 हो, हम राजी हैं। आज उन्होंने कह दिया कि कोई अगर ज़रूरी होगा तो अपोजिशन क्या, फिर हुकूमत का साथ भी दे सकते हैं। इशारों में तो ये भी कह दिया ना उन्होंने नाराज़ नहीं किया किसी को, बतौर अपोजिशन ही किरदार अदा किया, लेकिन उन्हें अपोजिशन में ही रहना पड़ेगा। बहुत से लोगों का, मेरा भी ख्याल है कि उनकी बहुत सी बातें तय होगी, लेकिन उनकी सियासी जमात किसी सूरत में भी उन्हें अब हुकूमत के पास या हुकूमत के झंडे तले या हुकूमत की कश्ती में सवार नहीं होने देंगे। एक बड़ी सिंपल या सर बात यह है कि हुकूमत इमरान खान ने भी की है, वक्त उसने भी गुजारा है, उसके पास तो इससे ज़्यादा सियासी जमातें थीं, तगड़ी अपोजिशन थी, सब कुछ था, लेकिन इतनी जल्दी वो गिरा नहीं था, यानी इतनी जल्दी हौसले पस्त नहीं हुए थे। उनकी असम्बलियों से एक लोग, बड़े सियासी लीडर तकरीरों में ये नहीं कहते थे हम मायूस हो चुके हैं। उस वक्त असम्बली में ये नहीं कहा जाता था कि मैं इस्तीफ़ा दे के जा रहा हूँ। उस वक्त ये नहीं कहा जाता था जनाब कि आपने हमें बेहाल कर दिया है। उस वक्त ये नारा नहीं लगता था कि जनाब आपने हमें तकसीम कर दिया है। मुझे किसी एक उनके सेशन में ये बात सुना दे, किसी एक जगह ये लफ्ज़ सुना दे। बल्कि मेरी किसी बड़ी जुम्मेदार शख्स से बात हुई तो मैंने कहा कोई एक क्वालिटी तो होगी ना इमरान खान में। उसने कहा सबसे बड़ी क्वालिटी उसमें ये थी, उसने पूरी कौम को इकट्ठा किया हुआ था, उसने पूरी कौम को जोड़ा हुआ था, उसने लोगों को बिखरने नहीं दिया। वाकई नहीं बिखरने दिया। अब बिखर रहे हैं अगर लोग, तो नाकामी किसकी है? हुकूमत की। किसी इदारे पे नहीं, हुकूमत की। जमहूरियत जो हम कहते हैं ना, हम एक जमहूरी चैंपियन है ना, एक जमहूरी हुकूमत है ना, तो फिर जो उस हमारे कसूर है कि आज अगर आप अपने तमाम इत्तेहादियों को भेज रहे हैं अख्तर मेंगल साहब के पास, प्रेस कॉन्फ्रेंस के वक्त ये बात नजर आ गई थी कि जनाब आप बिल्कुल 0/0/0/0 है। क्योंकि जब आप मुख्तसर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, यासर साहब सवालों के जवाब ना लें, फौरी तौर पर गेंद किसी और की तरफ फेंक दें, तो इससे नजर आता है कि आप कामयाब नहीं हुए। इससे नजर आता है कि आपके पल्ले कुछ नहीं है। और उसके आप थोड़ी देर बाद आपने अख्तर मेंगल साहब का बयान सुन लिया था। आज तो बहुत सी चीज़ों में यासर साहब आपको वाज़ेह तब्दीली नजर आ रही है। तब्दीलियाँ राना साहब, सवाल ये कि तब्दीलियाँ चलेंगी कब तक? इसी बीच में बात कर लेते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौला बख्श चांडियो साहब ने हमें ज्वाइन किया। मौला बख्श चांडियो साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मौला बख्श चांडियो साहब, आपके बहुत करीबी दोस्त भी रहे मौलाना फजलुर रहमान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी रहे, PMLN के साथ भी रहे। आज उन्होंने एक जुमला कहा, उन्होंने कहा जी सीनियर सियासतदानों को माइनस किया जा रहा है, उन्हें निकाला जा रहा है, और जिन लोगों को लाया जा रहा है ये हम सही समत में नहीं जाएंगे। बाकायदा तौर पे उन्होंने इशारा दिया। फिर कल अख्तर मेंगल साहब का चले जाना और आज मनाए जाने के बावजूद भी वापस ना आना, ये किस तरफ को सियासत चल पड़ी? देखिए, इस मुल्क में जनरल ज़ियाउल के ज़माने से ही सियासत जवाल पजीर होना शुरू हो गई थी। उसमें बहुत सारे लोग शरीक हुए जो अपने आप को उसूल पसंद सियासतदान कहते हैं, जो ईमानदार कहते थे खुद को, और उन्होंने ही आगाज़ किया है और तब से ही सियासत पाकिस्तान में जवाल पजीर है। आप देख लें, करप्शन 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 ये ज़ियाउल के बाद शुरू हुई है, पहले नहीं थी। उनके ज़माने में असेंबली के मेंबरों को ख़रीदा गया। ज़ियाउल के ज़माने में पाकिस्तान की सियासत में जितनी बिद्दतें शामिल हुई हैं, इससे पहले कभी ऐसा नहीं था। जो बुराइयां थी वो आज ज़ियाउल के बाद कारनामा हो गई हैं, वरना इस अंदाज से लोग शर्मिंदा होते थे। अभी मैं अपने दोस्त का सुन रहा था कि बड़े पैमाने पे लोग हैं, वो तैयार बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि जब हमें कहा जाएगा। शर्म की बात है ना, शर्म की बात है, ये फ़ख्र की बात नहीं है कि आप बहुत सारे लोगों को जानते हैं जो कहते हैं मुझे हमें कहा जाएगा। तो जो कहा जाने पर आए हैं जाएंगे वो सियासतदान तो नहीं है, वो तो भेड़ बकरियां हैं। अब बकरियों पर और भेड़ों पर क्या मुल्क तरक्की करेगा? सियासतदान उसूल परस्त होते हैं, कुछ पाँव को मजबूत पकड़ते हैं। ज़ियाउल हक के दौर से जो सियासतदान आए उस वक्त उस दौर के तो सबसे जो मारूफ सियासतदान हैं वो मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं, जिनको बड़ा
वहाँ से प्यार भी मिला और उसी दौर में खरीदो फरोख्त हुई ज़्यादा? मैं अभी फर्दन तो नहीं बात कर रहा, मैं एक रवैयों की बात कर रहा हूं। पर आप बात करते हैं तो ठीक है, ऐसा आप इल्जाम लगाएंगे? नहीं, मैं नहीं इल्जाम लगा रहा। अयूब खान के जरिए नहीं, आपने कहा है। आप देखिए चांडिया साहब, मैं क्यों इल्जाम लगाऊं? आपने कहा है उस दौर में जो सियासतदान है। मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने कहा पाकिस्तान की सियासत में सबसे ज्यादा बिद्दतें ज़िया-उल हक के जमाने में हुई हैं। अब आपको ज़िया-उल हक की वजह से कोई परेशानी हुई है? नहीं, मुझे ज़िया-उल हक की परेशानी नहीं हुई। मुझे ये बता देना, हमारे इंफॉर्मेशन में इजाफा हो जाए, उस वक्त कौन कौन से सियासतदान थे, ताकि कौम सुन रही है वो जान सके जो उस वक्त सियासतदान आए। आप असेंबली जो ज़िया-उल हक ने बनाई उसके पे कौन सी पार्टियां थी वो देख लें। आप भी सियासतदान हैं, बातें मैं सियासतदान नहीं हूं चांडिया साहब, मैं तो सहाफी हूं। और सहाफी हूं जनाब, हम तो आपसे सवाल पूछ रहे हैं चांडिया साहब। सहाफी मैं यहाँ हैदराबाद में कैमरा पे नहीं देख रहा हूं कौन कौन बैठा है, न मैंने नाम सुने आपके। लेकिन अगर आप सहाफी दोस्त हैं तो आप तो सियासतदानों से भी ज्यादा बाखबर हैं। मुझे तो ये भी नहीं पता होता तो मैं कहता आप क्यों पूछ रहे हो, आपको तो पता है। ज़िया-उल हक की असेंबली में कौन कौन लोग थे आप देख लें। ज़िया-उल हक की उस तरमीम को पास करने में कौन कौन लोग थे देख लें। ज़िया-उल हक के जमाने में माली शक्ल में मदद किस किस सियासतदान ने ली, आप देख लें। इसमें क्या बुराई है यार? बेतमादी बेनजीर साहबा के खिलाफ की गई, उसमें किस किस ने पैसे लिए, आप देख लें ना। मैं तो जनरल बात कर रहा हूं, आप खासतौर पर कोई तस्करा करना चाहते तो बिलाशुबा मैं अपनी ईमानदारी से बात करता हूं, मैं ढकी छुपी बात नहीं करता। मैं कह रहा हूं ज़िया-उल हक के जमाने में आइन का बेड़ा गर्क किया गया, ज़िया-उल हक का साथ देने में अदलिया भी साथ थी। ज़िया-उल हक के जमाने में सियासत ज़वाल पजीर होना शुरू हो गई। अच्छा चांडिया साहब, मेरा सवाल अख्तर मेंगल साहब को लेके था कि अख्तर मेंगल साहब ने कहा कि जो नजरिया और सियासत थी अब उस पे काम नहीं हो रहा और इस जमहूरियत के मीनार से मैं अपने हिस्से की ईंट निकाल रहा हूं। ये जो बात उन्होंने की, अब मुख्तलिफ अदवार में वो हुकूमतों के साथ तो रहे हैं, लेकिन अब आके वो दिल बर्दाश्ता क्यों है? मैंने क्योंकि वो आपका मेंगल साहब वाला जुमला नहीं सुना, अन्य सवाल सुना, इसलिए मैंने जहां से मैंने बात सुनी, जहां से आपने पूछी मैंने की। मेंगल साहब इंतहाई मोहतरम शख्सियत है, मेंगल साहब की बड़ी मेहनत है, मेंगल साहब के वालिद की बड़ी मेहनत है, मेंगल साहब ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं पाकिस्तान में, और जो उनका हक है जो वो जताते हैं तो जायज़ जताते हैं कि बलूचिस्तान के लोगों को हुकूक दिए जाएं, इसमें कोई शक व शुबे की बात नहीं है। हम उनकी सियासत से मुत्तफिक हो न हो, लेकिन उन्हें एक उसूली सियासत की है। आज भी मुझे उनका ये बात अच्छी लगी, उनका असेंबली में हम बेकार बैठे हैं, हम घर जा रहे हैं। सच्ची बात तो ये है, अच्छी बात है। आज अगर मैं मेंबर होता बखुदा मैं भी मेंगल साहब की पैरवी करता, अपनी पार्टी से माफी मांगता, हाथ जोड़ता उनसे, सही मैं भी जाता हूं, है तो कुछ भी नहीं। आप बताएं क्या है, क्या कर सके हम लोगों के लिए? महंगाई को कम कर सके? लोगों का जीना हराम हो गया जनाब, क्या कहते हैं आप? लोगों को जरूरत जिंदगी नहीं मिल रही। सिंध में जो अजाब है, अगले सैलाब का पानी अभी तक है, और अगले साल के जो अगली सैलाब के जो वादे थे वो आज तक वज़ीर शहबाज शरीफ साहब ने पूरे नहीं किए। दोबारा वज़ीर आज़म बने हैं, हम फिर भी सिर्फ वादों में हैं। इनके वादे भी महबूबों के वादों की तरह है, जो वादा पूरा हो जाए तो वो वादा क्या हमारे साथ है, लेकिन हम नहीं करते क्योंकि हमारी पार्टी इस किस्म की है। वो हर मुश्किल उठाती है, वो कहती है कि हम मुश्किल उठाकर इन हालात को दुरुस्त किस तरह किया जा सकता है, इसका हल क्या है? मैं देखिए आपको बताऊं, कई मुल्कों में कई कौमों में इस किस्म के बहरान आए हैं। ये भी ऐसा ही बहरान है जो कोई एक पार्टी हल नहीं कर सकती। पाकिस्तान की तमाम मुहब्बे वतन पार्टियों को मिलजुल कर, अनापरस्ती को छोड़कर, सियासी मफादात पार्टी मफादात से ऊपर होकर बैठेंगे और तय करेंगे कि हमें पाकिस्तान के लोगों की अजाबों से जान छुड़ानी है, पाकिस्तान से बहरान भगाने हैं। हो सकता है बाकी कोई अकेली पार्टी, अकेला दानिशमंद, अकेला को मायशी माहिर, अकेला को बड़ा हीरो कोई नहीं संभाल सकेगा। खामखा खान साहब दावा कर रहे हैं उनको भी हुकूमत पूरा मिला, हुकूमत का हिस्सा क्या उन्होंने किया?
महंगाई का आगाज ही तब हुआ। मुझे खान साहब के वजीरों के इंटरव्यू याद है जिन्होंने कहा हमारी सबसे बड़ी जो नाकामी है वो महंगाई को रोकना है। उसके बाद देख लें जिस अंदाज से ज़ियाउल हक अपनी जगह पर है, लेकिन ये तो सियासी आदमी है, ये सियासी शख्सियत है खान साहब। खान साहब ने भी जो अंदाज सियासत अपनाया है वो पाकिस्तान में मिसाल ही नहीं मिलती। ऐसा पाकिस्तान में कभी नहीं हुआ है। अच्छा मौला बख्श चांडिल साहब, जब आप समझते हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने वादे वफा नहीं किए और महबूबों के वादों जैसे थे, तो सवाल ये है कि उनके हाथ बंधे हुए हैं या फिर वो जानबूझ के वो वादे निभाना नहीं चाहते? अब देखिए मैं आपको बताऊं, मुझे पता नहीं है, मैं कोई अभी किसी सेटअप में तो नहीं हूं। मैं दोनों बातों को मानता हूं। पाकिस्तान में कभी भी जो जमहूरी सियासतदान है, जो मुंतखब होकर आया है, वो कभी भी आजाद होकर फैसले नहीं कर सका। मां सवाए भुट्टो साहब जैसे लीडर के, बीबी ने भी किया, लेकिन भुट्टो साहब ने कमाल कर दिया। वो भी मुंतखब थे, उनको भी मजबूरियां थी। लेकिन मैं कथा कलामी के लिए माजरत चाहता हूं। आप ही की पार्टी के कादिर मंदोखेल साहब हैं, वो कहते हैं ये जीत के नहीं आए, ये फॉर्म 47 के हैं, ये फॉर्म 45 वाले नहीं है। ये कादिर मंदोखेल साहब आपकी जमात वाले हैं, तो फिर वो किस तरह तर्ज सियासत अपनाते हैं? कौन कहते हैं? कादिर मंदोखेल साहब। मैं उनको, हाँ एमएनए साहब है हमारे बड़े मोहतरम, मैं उनको ज्यादा उनकी सोच को नहीं जानता हूं, न मैं उन पर तबसरा करना मुनासिब समझता हूं। लेकिन मैं कहता हूं सियासी गलतियां कौन सी इलेक्शन है जिसको आजाद और तस्लीम किया गया, मुनसिफाना तस्लीम किया गया हो? एक भी नहीं। जिस एक इलेक्शन को, यहिया खान की इलेक्शन को आजादाना इंतखाब कहते हैं, उसमें भी धांधली हुई। कई सीटों पे यहिया खान ने लोगों को ऑफरें की और उनकी मदद की कि वो जीते, नहीं जीत सके। एक तूफान था उस जमाने में, जमहूरी सियासत का तूफान था, नहीं जीत सके। भुट्टो साहब के मुकाबले में वो तीनों हार गए जिनको यहिया खान ने ताकत देकर खड़ा करने की कोशिश की। एक भी दौर मेरी जान ऐसा नहीं है जिसमें पाकिस्तान की इलेक्शन को आजाद छोड़ा गया हो। पाकिस्तान के जमहूरी हुक्मरानों के हाथ भी बंधे हैं, पाँव भी बंधे हैं, और कहीं कहीं तो मुंह पे भी पट्टी लगी हुई है। लेकिन कुछ लोग हैं इन सारी बातों से निकल आते हैं और अपनी कौम का हक अदा करते हैं। आपने बड़ी अच्छी बात की जी कि बहुत से लोगों के हाथ मुंह सब कुछ ही बंधे हुए हैं, और कुछ लोग हैं जो अपनी कौम के लिए निकल आते हैं। तो जो कुछ लोग निकलते हैं, क्या उन लोगों में कभी कुछ लोग आपको नजर आ रहे हैं जो मजीद निकलेंगे? देखिए आज के हालात में तो मैं खुद परेशान हूं। जब जहां अचकजई अब्दुल समद अचकजई साहब के साहबजादे जो बड़े कौम परस्त, बड़े आज़ाद ख्याल, रोशन ख्याल, जमहूर पसंद माने जाते हैं, उनको ही काम करने में मजबूरियां हैं, तो दूसरा कौन सा आज़ाद होगा? मौलाना फजल रहमान साहब, उनका अंदाज सियासत जो रहा है, अभी जो उनको मजबूरियां हैं, आप देखें आए दिन उनके यही आते हैं मजबूर, उनके सारे बयानात मजबूरियों के हैं। आप देख लें, हमारी पार्टी में देख लें, हम करना क्या चाहते हैं, हमें रोका कैसे जाता है वो आपको पता है। हम अपने ही हुकूमत में हमारे वजीर आला चीख चीख कर अपनी हक की चीजें मांगते हैं, हक का पैसा वो नहीं करते। हम अपने वादे वफाई की बातें करते हैं, हमारे साथ वादा वफा करो, वो नहीं। ऐसे ही हाथ बांधे जाते हैं ना, कोई रस्सी तो नहीं लाएंगे कि सियासतदानों को हाथ बांधेंगे। करने को कुछ नहीं है। आप देखें, पहले अपनी शराइत बनवाई जाती है। मैं आज एक बात कह रहा हूं, आज आपके सामने, आप बड़े मोहतरम दोस्त बैठे हैं, मेरे से बातें कर रहे हैं। मैं एक बात कह रहा हूं, ये आप आज इंशाअल्लाह ये तारीख का हिस्सा बनेगी और ये सब लोग करेंगे। मैं आज एक बात करना चाहता हूं कि पाकिस्तान के तमाम सियासतदानों को पाकिस्तान में हुकूमत मकाते पे नहीं लेनी चाहिए, हुकूमत के मालकाना हुकूक लेने चाहिए। हम मालकाना हुकूक नहीं लेते, हम मकाते पे हुकूमत लेते, हम हुकूमत के लिए मरे जाते, नतीजे मुश्किलातें आती हैं। चांडिल साहब, आपको क्या लगता है, ये सेटअप तो पिछली कई दहाइयों से चल रहा है, ये मजीद कितनी दहाइयों तक होगा, या फिर इसका नुक्ता इख्तिताम आन पहुंचा? देखिए मैं बताऊं, जब बहरान शिद्दत अख्तियार कर जाए तो मसाइल का हल भी आस्ते आस्ते निकलना शुरू होता है। पाकिस्तान अपने बदतरीन मुआशी और सियासी बहरानों से गुजर रहा है। अगर पाकिस्तान के सब सियासतदान कौम परस्ती का मुजाहरा करें,
पाकिस्तान परस्ती का मुजाहरा करें तो कोई मुजाहिका नहीं कि हम इस बहरान से निकल जाएं और ये मसाइल भी हमारे हल हो जाए। मैं सारे पाकिस्तानियों को पार्टियों को कहता हूं, लेकिन मैं अपनी पार्टी के लिए सोचता हूं, मेरे चेयरमैन बिलावल साहब, मेरे सदर जरदारी साहब, जिस जगह भी मुफाहमत की जरूरत पड़ी 2 कदम आगे बढ़कर मुल्क को बहरान से निकालने की कोशिश की है। चेयरमैन साहब ने कभी अना का मसला नहीं बनाया। खुद खान साहब जीत गए तो पहला बयान मेरे चेयरमैन का आया कि जनाब हम आपकी गैर मशरूत हिमायत करते हैं, कदम बढ़ाए इमरान खान। हम अब ये तो बदनसीबी थी और इमरान खान कहते नहीं 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 हमें आपकी जरूरत नहीं है। अब आपकी जरूरत नहीं है तो जिस उंगली की जरूरत है वो उंगली तो है नहीं। अब आप क्या करेंगे? कल कहा है उन्होंने मैं मालिकों से बात करूंगा, नौकरों से नहीं, मुलाजिमों से नहीं। चांदियों साहब ये क्यों होना शुरू हो गया? आपने भी नौकरी की ना। मैं उसी तरफ आने लगा हूं। चांदियों साहब ये क्यों हो गया है कि हर सियासी जमात पर तकरीबन मैं सब सियासी जमातें नहीं कह रहा, तकरीबन सियासी जमातों पर यही इल्ज़ाम लगता है कि वो लाए जाते हैं। अभी आपने खुद कहा कि मालिक बनो, अपने को इख्तियार भी रखो अपने पास, हर चीज़ लो। ये इख्तियार खुद मालिक बनना ये कब मुमकिन होगा? इस वक्त तो आप भी हुकूमत का एक अच्छा खासा हिस्सा है, कब होगा? मैं एक बात कहूँ, इन मामलात में मेरे तो मुर्शिद हैं सिंध के तमाम सिंध के मुर्शिद हैं, शाह अब्दुल लतीफ बिटाई, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है। उन्होंने कहा है कि ऐ बीमारी मेरे मुल्क से भाग जा, क्योंकि बीमारों ने मिलकर फैसला किया है तुम्हें भगाने का। असल लोग हैं जब जो बीमार हैं वो उठकर अपने हल ढूंढेंगे, तब हम हल उनसे नहीं ढूंढते, हम हल उनसे निकलवाते हैं जिनका मसला ही नहीं पाकिस्तान की खुशहाली, जिनका मामला ही नहीं पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम, हम उनको देखते हैं और आगे लाते। ये नुकसान है। मैं फिर कहता हूं, अपना मुतालबा दोहरा रहा हूं क्योंकि बातचीत बहुत हो गई है कि तमाम सियासी पार्टियां पाकिस्तानी कौम परस्त बनकर भुट्टो और बीबी की मिसाल कायम करते हुए वो सच्चे पाकिस्तानी थे, सच्चे कौम परस्त पाकिस्तानी थे, इसलिए उनको कत्ल किया गया। सारे पाकिस्तानी सियासतदान अगर मोबे वतन सियासतदान कौम परस्त पाकिस्तानी बनेंगे तो इंशाल्लाह मसला अपना हल हो जाएगा। अगर कौम परस्त पाकिस्तानी बनने की कोशिश करेंगे तो पाकिस्तान में मसाइल हल हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया मौला बख्श चांडियों साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। ब्रेक के पहले हिस्से में हम जो बात कर रहे थे कि इस वक्त जो सूरत हाल पनप रही है पाकिस्तान के अंदर, बिलखुसूस सियासी मंजरनामे को लेकर, कि जिसमें पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स जो हैं उनके अंदर अगर बददिली पैदा हो जाए और वो भी वो जो सीजन्स पॉलिटिशियंस हों, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि जो बददिली है उसके खात्मे के लिए क्या किरदार अदा करना चाहिए। कि इस वक्त जो पूरा मंजरनामा सियासी तौर पे पनप रहा है उसमें सिर्फ हुक्मरान जमात जो है उसको ये दिखाई देता है कि सब कुछ बेहतर समत में है, लेकिन उसकी ऐनक के अलावा दूसरों ने जो ऐनक लगा रखी है या दूरबीन उनके पास जो है, उस दूरबीन में वो देखें तो करीब तर उन्हें मुआशी बहरान दिखाई देता है, उससे दूर उन्हें सारी सियासी जो है हिकमत अमली वो पड़ी हुई दिखाई देती है ऊंधे मुंह, और उससे परे उन्हें यह दिखाई देता है कि माजी के इकदाम थे जिसकी बदौलत हमें आज ये कुछ देखने को नसीब हुआ है। लेकिन इससे आगे का रास्ता किस तरीके से निकाला जा सकता है? क्या कोई नुक्ता आगाज फिर से हो सकता है? एक साइकिल है वो अगर कंप्लीट हो चुका है तो फिर नुक्ता आगाज से हम बेहतरी का रास्ता नाप सकते हैं, माप सकते हैं, या फिर वहां पर तमाम जहन कुंद हो चुके हैं और आगे का रास्ता कोई नहीं है? इसी बारे में बात करेंगे। रहनुमा बीएनपी मेंगल सनाउल्लाह बलोच साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सनाउल्लाह बलोच साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सनाउल्लाह बलोच साहब, अख्तर मेंगल साहब ने कल इस्तीफा दिया और उनके इस्तीफे के बाद उन्होंने तो कल वैसे ही कह दिया था कि बलूचिस्तान की सड़क पे कोई यू टर्न मौजूद नहीं है, और आज उन्होंने कहा जी कि कायल करने जो आए थे वो खुद कायल होकर चले गए। क्या वजह देख रहे हैं कि सीनियर सियासतदान जो हैं वो बददिली का जो मुजाहिरा कर रहे हैं, उसके पीछे के मुहर्रिकात क्या हैं? इसके पीछे के मुहर्रिकात ये हैं कि शहबाज शरीफ या पीडीएम की जो हुकूमत थी, सरदार अख्तर मेंगल साहब, हम सब उसका पार्ट एंड पार्सल थे। और जब इलेक्शन करीब आने शुरू हुए पाकिस्तान में 2024 में फरवरी में, तो उससे 2-3 महीने पहले ही हमने कुछ देखा कि जो हालात हैं वो शायद इंतखाब के हवाले से, सियासत के हवाले से, वो अब बलूचिस्तान के अंदर वो कुछ इस तरह
जाहिज सियासी जमातें हैं जिनका बलूचिस्तान के अंदर बड़ी फॉलोइंग है, जो बलूचिस्तान के मसले को आईन और कानून के दायरे में रहकर हल करना चाहते हैं, असम्बलियों का बेहतर इस्तेमाल करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए रास्ता बंद किया जा रहा है। और कुछ गमलों में जो उगाए हुए पौधे हैं उनको जो है असम्बलियों में भेजने की कोशिश की जा रही है। इलेक्शन की बजाय ऑक्शन होगा या रेंट अ पार्टी का कल्चर था। इसकी छोटी सी मिसाल मैं आपको दे दूं, आप अंदाजा लगाएं कि जो लोग बलूचिस्तान के अंदर गुज़िश्ता कई अरसों से करप्शन में, बाकी केसेस में जो लोग शामिल थे, नवाज शरीफ साहब जब पाकिस्तान आए इतने अरसे के बाद उनको तो चाहिए ये था कि वो जब बलूचिस्तान आए तो वो बलूचिस्तान के मसले पर कोई नशिस्त करते 1-2 दिन, उसके बाद शायद उनके साथ अगर किसी ने शामिल होना था हो जाते। उनको बुलाया गया एक होटल में, यहाँ पर कमरे में उनको बिठा के लोग जोक दर जोक उनके यहाँ शामिल किए गए, जिसको लिए मैं लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ रेंट अ पार्टी। तो मुस्लिम लीग को कहा गया कि जी हम आपकी जमात 5 साल के लिए 4 साल के लिए रेंट पे कर रहे हैं, ये हमारे लोग हैं, हम आपके पास भेज रहे हैं। फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी को आपने देखा होगा, आसिफ जरदारी साहब को बमा उसकी जमात के तुर्बत जैसे इलाके में केश में भेजा गया जो इतने मसाइल उसका शिकार है कि जी आप आए, 10-15 लोग उसको दे दिए गए। फिर उसके बाद इलेक्शन में जो इस तरह, मैं आपको क्या मिसाल दूं कि मतलब जिस तरह की भयानक किस्म की जो इलेक्शन में धांधली की गई, उसका नतीजा ये निकला कि जो लेजिटिमेट वॉइस हैं, जो जेन्युइन पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जिनकी फॉलोइंग है, जिनको लोग वोट देते हैं, जिनकी बात को असेंबली में अहमियत है, वो सारे लोग एक तो इससे निकल गए। दूसरी बात यह है कि बलूचिस्तान का एक बहुत बड़ा देरीना मसला है। सरदार अख्तर मेंगल साहब या हम जैसे लोग जब असम्बलियों में जाते हैं, मैं आपको अल्फिया बताऊं, हमारा मकसद ये नहीं होता है कि हमने अपनी कोई नहर से कोई एक नया नहर निकालना है, कोई पानी चोरी करनी है, लाइसेंस लेना है, स्टेट बैंक या किसी प्राइवेट बैंक के खर्चे माफ करवाने हैं, या हमारा कोई नैब और रैब में केस है जिसको हमने जो है जाके निगोशिएट करना है। पॉलिटिकल पावर या असम्बलियों में हम इसलिए नहीं आते हैं। हम सब बलूचिस्तान के लोग जो असम्बलियों में जो पॉलिटिकल पार्टीज, जो जेन्युइन पॉलिटिकल पार्टीज के लोग आते हैं, हमारा मकसद ही यही होता है कि जो तकलीफ है, जो दुख है, जो मुश्किलात हैं, जो आंसू हैं, जो दर्द हैं, जो कर्ब हैं, जो बलोची में, बरावी में, पश्तो में आप लोगों तक पहुंच नहीं पाते, उनको किसी न किसी तरह आप लोगों के लफ्जों में, आपके जुबान में, इस्लामाबाद और इदारों में पहुंचाएं। हमारा तो मकसद असम्बली में आने का ये होता है। तो सरदार अख्तर मेंगल साहब जिस मकसद के लिए असम्बली में आए हैं, 6 महीने 7 महीने गुजर गए। एक तो ये कि असम्बलियों की आप खुद देख रहे हैं लेजिटिमेसी, इनकी जो कंपोजिशन है या इनकी अय्यत है या लोगों का इनका इत्मीनान है, ऑलरेडी बिल्कुल ना होने के बराबर है। जो पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी साहब, आज जब राना सनाउल्लाह आए, आप भी गालबन वहीं पे थे, वो बाहर निकल के बड़ा दावा कर रहे थे कि हम मना लेंगे, वो मना लिया गया है तकरीबन, उन्होंने ये कह दिया। तो मेंगल साहब का कहना वो तो खुद हमारी बात मान के गए हैं, तो बात क्या निकली? देखिए, मैं अब इस्लामाबाद में नहीं हूँ, मैं क्वेटा, लेकिन मेरी जब बात हुई है दोस्तों के साथ भी, देखिए राना सनाउल्लाह साहब से कुछ दिन पहले भी हमारी किसी इसी तरह आपके किसी टीवी फोरम पे, प्रोग्राम पे बात हुई थी। राना सनाउल्लाह साहब बलूचिस्तान के मसाइल को अच्छी तरह जानते हैं। ये अलग बात है कि देखिए ओपन फोरम पे, इस तरह के फोरम में शायद वो उन तमाम मसाइल का जिक्र करने से वो थोड़े से कासिर हैं, वो खुद इनके शिकार भी रहे हैं। बलूचिस्तान का जो है मसला ये है कि जो हमारे है, जिसको कहते हैं, वो बलूचिस्तान के मसले पर लचक दिखाने के लिए तैयार हो जाए। वो बलूचिस्तान के मसले को सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से, सिक्योरिटी एंगल से या सिक्योरिटी सेंट्रिक पॉलिसीज बनाने की बजाय बलूचिस्तान को प्योरली ह्यूमन प्रॉब्लम, पॉलिटिकल प्रॉब्लम, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम और फेडरेटिंग यूनिट का मसला फेडरेशन के साथ समझ के जिस दिन भी उसने इसको संजीदगी से देखने की कोशिश की उन लेंसेज से, डिफरेंट लेंसेज से, तो बलूचिस्तान में ये सूरत-ए-हाल पैदा ना होती। ये असल में आउटकम है 20-25 साल के जो है इग्नोरेंस का या गलत पॉलिसियों का। तो राना सनाउल्लाह साहब जब सरदार अख्तर मेंगल साहब के पास गए भी हैं, तो सरदार साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा है, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब क्वेटा जब पिछली हुकूमत में वो वजीर दाखिला थे, वो कोई 3 दफा आए हैं। उन्होंने इन कैंपों में जहां पर लापता अफराद का मसला था, ह्यूमन राइट्स का मसला था, बलूचिस्तान के दूसरे मसाइल का मसला था, वो खुद लोगों के साथ कमिटमेंट करके गए हैं कि जी मैं आपके बच्चे हम वापस ले आएंगे, हम चाहेंगे कि ये मसला देरीना मसला है हल हो जाए, और तमाम मसाइल बातचीत के जरिए कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में हल होने चाहिए। ये उनकी कमिटमेंट है बलूचिस्तान की माओ और बहनों बेटियों के साथ राना सनाउल्लाह साहब खुद करके चले गए हैं। तो यकीनन सरदार अख्तर मेंगल साहब ने उनको वादे याद दिलाए होंगे कि शहबाज शरीफ तो चलो ट्रांजिशन हुआ, 2 महीने इलेक्शन हुआ, आप वजीर आजम के ओहदे से उतर गए, फिर आप वजीर आजम बन गए, वही सारी हुकूमत है, वही सारी उसके पीछे, तो क्यों आप अपनी बातों से पीछे हट गए? आप बलूचिस्तान के मसले पे क्यों पीछे हट गए? अच्छा सनाउल्लाह साहब, सवाल एक ये है कि पहली बार तो आप इनके साथ इश्तराक में हुकूमत में नहीं रहे, आप मुख्तलिफ अदवार में हुकूमतों का साथ देते रहे। मौलाना साहब को भी अब आके याद आया
कि जो माजी के तजर्बात थे, माजी का इत्तेहाद था, वो कारगर साबित नहीं हुआ। अब आप लोगों को भी आया एक वक्त, पिछला भी फेज़ है कि जिसमें एक दूसरे से कता ताल्लुकी इख्तियार की, लेकिन फिर इकट्ठे हुए कि नहीं, हमें सब कुछ बुला के इकट्ठे होना चाहिए। अब फिर जो है वो तफरीक दिखाई दे रही है। अब इसकी बुनियाद के ऊपर कितना अरसा इंतजार करें कि ये फिर तफरीक जो है वो ख़त्म होकर इकट्ठे होने पर माइल कर देगी? सर देखें, पहली बात तो ये है कि हम बलोच बड़े जमहूरी और आईनी लोग हैं। हमारा जो जब अब सियासत में, पॉलिटिक्स में किसी के साथ हमारी नाराजगी, खुशी, ताल्लुक या कतई ताल्लुक जब हम करते हैं, वो कोई घरेलू झगड़ा नहीं है, कोई जमीन का झगड़ा नहीं है, कोई कबायली झगड़ा नहीं है, कोई हमारा कारोबारी झगड़ा नहीं है। हमारा सारा मसला ये है कि जब वो बलूचिस्तान के मामले पर लचक दिखाते हैं, कोई वादा करते हैं या हमसे कोई बात करते हैं, तो हम उनके साथ नजदीक होते हैं। शराकत इक़्तिदार में तो हम नहीं होते, लेकिन हम उनको सपोर्ट देते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं, मैं तफसील में नहीं जाऊंगा। हम कभी भी फेडरेशन में या प्रोविंस में हम कभी गवर्नमेंट में रहे नहीं। आज से 23 साल कबल सरदार अख्तर मेंगल साहब 15 महीने के लिए वजीर आला बने थे, लेकिन उन पर भी अदम एतमाद करके उनकी हुकूमत खत्म कर दी, जिससे वो नाराजगियां और भी बढ़ गई। ये जो पिछली हुकूमत में हमने इमरान खान साहब को सपोर्ट किया, तो इमरान खान साहब की टीम, शाह महमूद कुरैशी साहब, जहांगीर तरीन साहब और कुछ उनके सीनियर लोग, असद उमर साहब वगैरह, क्वेटा आए। उन्होंने एक चार्टर था जो हमारा चार्टर ऑफ डिमांड था, उस पर उन्होंने साइन किया वो 6 नुकाते, जिसमें ये ह्यूमन राइट्स का जो क्राइसिस है, जिसमें मिसिंग पर्सन इंक्लूडेड है, along with other issues they agreed कि हम आपकी ये मसाइल हल करेंगे। इसीलिए इमरान खान की हुकूमत में 3 साल तक हमने एक पार्लिमानी सेक्रेटरी तक का ओहदा नहीं लिया। प्रोविंस में हम अपोजिशन में बैठे रहे। फिर जब शहबाज शरीफ साहब की जब ये सारा ओवरथ्रो हुआ, पीटीआई की हुकूमत का खात्मा हुआ, इसमें जब हमने साथ दिया, उसमें कमिटमेंट हमारी यही हुई कि बलूचिस्तान का मसला दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है, अगर आप इसको संभालेंगे नहीं, ये हाथ से निकल जाएगा। देखिए, हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं, पेशेंगोई कर सकते हैं, अपने लोगों के साथ मिल बैठकर उनके मिजाज को, उनके गुस्से को, उनके जज्बात को देखकर उस एंगर को हम ट्रांसलेट करते हैं बाद में आपके इदारों में। अनफॉर्चुनेटली किसी ने नहीं सुना। फिर हालांकि शहबाज शरीफ साहब जब वजीर आजम बने, तो पहला दौरा, जब पिछली दौर में जब इमरान खान साहब की हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद हुआ, तो पहला दौरा उनका 2 दिन के बाद क्वेटा का था। कोर कमांडर साहब वजीर आला हाउस में सब बैठे, उन्होंने कहा कि हम इन मसाइल को जल्द अज जल्द हल करेंगे। वो जल्द अज जल्द, आज 2 साल फिर गुजर गए, 2.5 साल गुजर गए, वो मसाइल हल नहीं हुए। तो ये खुदा न खास्ता देखें, हमारा कोई ताल्लुक इनके साथ, मैं आप भी कहता हूं कि कोई भी हुकूमत ये साबित करे कि हमारा कोई भी रिश्ता, कोई ताल्लुक जो है वो पावर के लिए रहा है या ताकत के लिए रहा है या हुक्मरानी के लिए रहा है या वजारत के लिए रहा है, हम मलामत हैं। हम तो ये समझते हैं कि हम जैसे लोग जब सनाउल्लाह साहब जी, अख्तर मेंगल साहब राजी हो जाएंगे इस जमहूरियत के लिए और बलूचिस्तान के मसाइल को हल करने के लिए अपना इस्तीफा वापस ले लेंगे? सर देखिए, जमहूरियत मुल्क में है नहीं। जिस दिन आप अच्छी सी जमहूरियत ले आए, मैं बलूचिस्तान के चरवाए को ले आऊंगा, वो आपकी जमहूरियत के गुन गाएगा। आप पाकिस्तान के अंदर खालिस जमहूरियत, जो खालिस की मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, डाइल्यूटेड डेमोक्रेसी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान का आपको खुद पता है जो सनाउल्लाह साहब ये भी मेंशन कर दीजिएगा, वो जो खालिस आप कह रहे हैं, वो खालिस कितना अरसा पुरानी है या आपने खुद देख रखी है? तो मैं यही कह रहा हूं कि जो पाकिस्तान का इंडेक्स है, इलेक्ट्रोल डेमोक्रेसी इंडेक्स, पाकिस्तान का 171 ममालिक में से पाकिस्तान 106 नंबर पे आ रहा है। अफ्रीका के तमाम ममालिक पाकिस्तान से इलेक्ट्रोल डेमोक्रेसी इंडेक्स में आ गए हैं, जिनको हम बनाना रिपब्लिक कहते हैं। वहां पर भी इस तरह की डाइल्यूटेड डेमोक्रेसी और इस तरह की जो है इलेक्शन मैनिपुलेशन और इंजीनियरिंग नहीं होती है। तो जिस दिन आप पाकिस्तान के अंदर देखें जमहूरियत अच्छी हो, सरदार अख्तर मेंगल, उनके वालिद साहब, हम सब, ये जो सारी डेमोक्रेटिक हमारा एक बहुत बड़ा बलूचिस्तान के अंदर आपको एक लीडरशिप मिलेगी। हमारी तरबियत ही यही हुई है कि आप हर किसी को इदारा अपने मामलात के अंदर रह के अपना काम करे और मुदाखलत न करे। आप अच्छी जमहूरियत में, मैं आपको कितनी मिसालें दूं, वक्त की कमी है। मैं आपको 1948 से लेकर 1940 ये जो अभी 2024 तक एक एक तारीख और एक एक दिन और एक एक अपने काबरीन की तकारीर, उनके मुज़ाकरात, उनके मामला फहमी, उनके आपके इवन के डिक्टेटर्स के साथ भी मीटिंग्स की तफसील दे दूंगा कि हमने हमेशा कोशिश की है। कोई बलोच कभी भी आपके साथ, असल में जो ज्यादती हुई है ये जमहूरियत में ऐद पैमान होता है, जमहूरियत में प्रिंसिपल्स होते हैं, उसूल होते हैं, जमहूरियत में ट्रस्ट होता है, जमहूरियत में रिस्पेक्ट होता है, जमहूरियत में डेलिब्रेशंस होती हैं, डिस्कशंस होते हैं, डायलॉग्स होते हैं, अंडरस्टैंडिंग्स होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, एडजस्टमेंट्स होता है, फेवर होता है। कुछ चीजें, ये चीजें जमहूरियत से सारी पाकिस्तान में गायब है। आप देख रहे होंगे कि ये असेंबली मां सिवाय
एक दो बिल या तरामीम के जब उनकी जरूरत पड़ती है जजों के हवाले से, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करने के हवाले से, या इलेक्शन एक्ट में तरमीम करने के हवाले से, या सुप्रीम कोर्ट के मामला में तरमीम करना, आप मुझे बताएं इसने आज तक पाकिस्तान के किसी भी तकलीफ और मुश्किल के मामले में कोई तरामीम, कोई आइनसाजी की है? इसने आज तक KPK, खैबर पख्तूनख्वा जैसे असास सूबे के मामला पर बहस किया है? आज तक बलूचिस्तान का इतना बड़ा क्राइसिस हुआ, कौमी असम्बली ने एक स्पेशल सेशन बलूचिस्तान के जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल, इकोनॉमिक, डेमोक्रेटिक ग्रीवेंसेस हैं, इनके ऊपर कोई सेशन कंडक्ट किया है, कोई ऑडिट किया है, पॉलिटिकल ऑडिट जिसको कहते हैं? कौमी असम्बली ने आज तक कहा है कि जाएं इन सूबों का पॉलिटिकल ऑडिट करें कि वाई इनकी डेवलपमेंट वाकई कम है या ये झूठ बोलते हैं? अगर हम डेवलपमेंट डेफिसिट है, हमारा तरक्याती खसारा है, उसको नापने के लिए, उसको समझने के लिए कभी आज तक कौमी असम्बली ने इनिशिएटिव लिया है? तो ये डेमोक्रेसी हाजिरी लगाने के, CAGA लेने के, ये तो मैं समझता हूं पाकिस्तान के अवाम पर बहुत बड़ा बोझ है। ये असम्बली जिसके सालाना अरबों रुपए खराजात आते हैं, ये असम्बली मुल्क में सियासी इस्तेकाम नहीं ला सकता, माशी इस्तेकाम नहीं ला सकता। ये मुल्क में कौमों के जो तजादात हैं, तनाजात हैं, सियासी, आईनी, उनको हल नहीं कर सकता। बाकी इंस्टीट्यूशंस में जान नहीं रही है। आप अच्छी जमहूरियत ले आए। अच्छा, एक सनाउल्लाह साहब, एक आखिरी सवाल, ये जो बलूचिस्तान के बारे में है कि वहाँ पे डेवलपमेंट के लिए कोई काम होना है, कोई ठेका लेना है, तो उसमें से 70% तो पहले ही निकल जाएगा, जो वज़रा से लेके ब्यूरोक्रेट और निचली सतह तक जाएगा। तो ये जो तासुर बलूचिस्तान के बारे में है, जो पंजाब में भी है, लेकिन ये 70% वाला नहीं है, ये क्यों है? बलूचिस्तान में बहुत ज्यादा इसलिए हो गया है कि क्योंकि बलूचिस्तान में लोग सीटें खरीद के आते हैं ना। अब आप बताएं कि जब असेंबली में सीट 50 करोड़, 60 करोड़, 40 करोड़ का इस दफा बिका है, तो वो इसलिए तो कामयाब वो नहीं हुआ कि वो मिनिस्टर बनेंगे या दो वजारतें उनको दी गई हैं कि वो आके बलूचिस्तान के अंदर सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल डेवलपमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं और उस एंगल से सारा दिन बैठ के वो काम कर रहे होंगे। जहां पर गवर्नेंस इस लो लेवल तक चला जाए, लेकिन ये गवर्नेंस का क्राइसिस है। करप्शन इज वन ऑफ द क्या कहते हैं कि एस्पेक्ट इन ओवरऑल गवर्नेंस के जो चैलेंजेस हैं आ जाता है। यानी करप्शन एक अंसर है ना उसका, करप्शन एक अंसर है और मजबूरी तो। एक सवाल मेरा आखिरी मेरा ये है कि क्या अख्तर मेंगल साहब अब इस्तीफ़ा देने के बाद खामोश रहेंगे, बलूचिस्तान में आकर बलोचों के हकूक़ के लिए तहरीक चलाएंगे, या ओवरऑल जमहूरियत की असल जमहूरी शक्ल के लिए कोई तहरीक चलाएंगे? देखिए, मेरी बात, मेरा जाती तजिया ये है कि इस्लामाबाद को सरदार अख्तर मेंगल साहब के इस प्रोटेस्ट में जो रेजिग्नेशन है, इस्तीफा है, इसको संजीदा लेना चाहिए। बेशक सरदार अख्तर मेंगल साहब अगर असम्बली में ना हो, डेफिनेटली वो खामोश नहीं बैठेंगे। उनके बाप दादा या वो खुद 24 घंटे इस सारे सियासी अमल में, इस गम में, खुशी में लोगों के शामिल हैं। वो बलूचिस्तान के अंदर आके पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन होगी, लेकिन मैं ये समझता हूं कि इस्लामाबाद उस पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन से जो गुस्से की सूरत में हो, तकलीफ की सूरत में हो, मजीद मामलात को जो है हम कन्फ्रंट्रेशन की तरफ जाएं, अभी भी इस्लामाबाद के पास वक्त है कि वो बलूचिस्तान के मामले में संजीदगी का मुजाहरा करे। तो ये इलेक्शन वैसे ये असम्बली में सरदार अख्तर मेंगल साहब नहीं, हम कोई भी होता तो शायद हम इस्तीफा दे देते। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस असम्बली की अहमियत, हैसियत या इसकी अय्यत जो है वो काबिल कबूल होती तो किसी भी रीजनेबल इंसान के लिए वो क्यों इदारा छोड़ेगा। हम लोग आते हैं असेंबली में वैसे ही कि हम बलोचों के दर्द और दुख या बलूचिस्तान के दर्द और दुख यहाँ पे बयान करें। हमें खुशी नहीं है, सरदार अख्तर मेंगल साहब को भी यकीनन खुशी नहीं है, ये कोई हमने कोई शौक में इस्तीफा नहीं दिया है, हर बात देते हैं। इसलिए ये कि प्रोटेस्ट में कि आप लोगों को ये समझाने के लिए कि बलूचिस्तान का मसला बहुत संजीदा है, इस पे पेशरफ्त की अहमियत को उजागर करने के लिए उन्होंने ये एहतजाज किया, और ये एहतजाज को हुकूमत को संजीदा लेना चाहिए। बसूरत दीगर जो हालात हैं वो आज से बाहर निकल सकते हैं। बहुत शुक्रिया सनाउल्लाह बलोच साहब इस हवाले देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। मौजूदा सियासी सूरत हाल और बिलखुसूस जिसमें पार्लियामान के अंदर कानून साजी के हवाले से तगोदो हो रही है और जिस बर्क रफ्तारी से हो रही है, ये किस हद तक पाया तकमील तक पहुंचेगी और इसके समरात कैसे देखने को मिलेंगे और उसके असरात किस किस पे पड़ेंगे, इसी पे बात करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा डॉक्टर ज़रका तैमूर साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहिबा, अगर सेनेट में देखें तो सेनेट में भी बिल ऐसे पेश हो रहे हैं कि अगर कोई बगैर इजाज़त एहतजाज करे
तो 3 साल कैद होगी, 10 साल कैद होगी, जजेस की तादाद बढ़ाई जाए, तौहीन अदालत का अगर नोटिस लेना है तो वो कौमी असम्बली में ये हुआ कि 9 जजेस होने चाहिए, उसका बिल पेश किया गया। ये जो बर्क रफ्तारियाँ दिखाई जा रही हैं, इसमें आप लोगों का इनपुट क्या होगा या उसका आउटपुट क्या निकलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया यासिर साहब। बात ये है जी कि ये जो अभी लेके आए हैं जो बिल, ये असेंबली के हवाले से कि आप कोई नहीं कर सकते जलसा बगैर इनकी परमिशन के, और 3 साल कैद और फिर 18 साल, पता नहीं कितने साल इन्होंने कैद कर दिए। आप मुझे ये बताएं कि ये तो बिल्कुल मोदी साहब की हुकूमत की तरह चल रहे हैं। हिंदुस्तान में अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है, बिल्कुल इसी तरह वो जिसको दिल चाहता है उठा लेते हैं, जिसको दिल चाहता है जेल में डाल देते हैं। तो माशाल्लाह ये भी रह गया था, ये भी नून लीग की हुकूमत हमें तोहफा दे के जाएगी कि ये हिंदुस्तान की लेवल पे पाकिस्तान, जो कि कहने को हम आज़ाद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम आज़ाद हैं, मगर इनकी पूरी कोशिश है कि ये और अवाम को जितना कर सके वो इनके लिए कर ले। अच्छा, ऊपर से ये कि ये जो धड़ाधड़ बिल्स आ रहे हैं, इनमें आप देखें एक इन्होंने कल के लिए जो बिल जिसकी खबर है वो एक यूनिवर्सिटी का बिल भी है। तो उन्होंने कहा कोई साथ साथ ये वाले काम हो जाए, साथ को थोड़े बहुत पैसे भी बन जाए इधर उधर से। और ये जो जजेस के हवाले से जो ला रहे हैं, अच्छा अब बड़े मजे की बात है कि इनके अपने बहुत सारे लॉयर्स हैं। हमारे आजम नजीर तारड़ साहब प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं। फिर इस दफा नून लीग पिछले सारे लीडर उनके रूपोश हो गए हैं। क्या अपने साद रफीक साहब, वो सारे लीडर, कोई आता ही नहीं है टीवी पे। 3 बैरिस्टर इनको मिल गए हैं, बड़े अच्छे हैं। एक अकील साहब हैं, एक बिलाल साहब हैं और तीसरे दानियाल साहब हैं। आप हर टीवी प्रोग्राम पे उन्होंने नए फेसेस लाए हुए हैं और इनके थ्रू जो इन्होंने नया बिल लाना होता है इनके थ्रू ले आते हैं या फिर नॉन लॉयर के थ्रू ले आते हैं। मुझे तो लगता है कि इनको अब फेस करना अपनी लॉयर कम्युनिटी को भी बड़ा मुश्किल है। इस वजह से कल जो ये बिल आए परसों हमारी सेनेट में, जो कि हमारे अब्दुल कादिर साहब लेके आए, फिर नूर आलम साहब असेंबली में, नेशनल असेंबली में लेके आए, तो उनको बैरिस्टर गौहर ने उनको कह दिया कि ये तो मनी बिल है, तो किस तरह आप ला सकते हैं। तो इनको नहीं पता था ये मनी बिल है। ऑफकोर्स इनको भी पता था। ये जान के इस तरह के हरबे कर रहे हैं ताकि दोनों तरफ इनकी जगह रहे और हुकूमत कहीं की ना रहे। तो इनके अपने कैंप से खुद ही सैबोटाज हो रहे हैं। और वैसे भी डॉक्टर साहब 2 किस्म के बिल जो है ना हैरान कर रहे हैं आजकल। एक वापडा का बिल हैरान कर देता है जब आता है, परेशान कर देता है, और एक आपके सेनेट में या पार्लियामेंट में जो बिल आता है वो हैरान और परेशान कर देता है। और ये बिल्कुल ये इसी तरह है। तो अब आप ये बताएं कि जलसा तो आपका हो रहा है ना इस कैद के बावजूद भी? देखें जी, लोग अब आ गए हैं तंग, लोग तो निकले। सड़कों पे इन्होंने यूटिलिटी स्टोर से लेकर ताजरान से लेकर टीएलपी कोई बंदा नहीं छोड़ा जो इन्होंने खुद लेके ना आए हो सड़कों पे। जमाते इस्लामी ने कहने को बिजली के लिए किया धरना और जब बिजली महंगी हो गई उस दिन वो घर चले गए। तो माशाल्लाह इधर कठपुतलियों का खेल आप रोज देख लें। जो अपनी विल से आना चाहते हैं तहरीके इंसाफ के लोग, उनसे इनको इतना खौफ है कि इस्लामाबाद को इन्होंने कंटेनर सिटी बना दिया है। रात को भी हमको इन्होंने हर तरह से बेवकूफ कर दिया। हमारे लीडर को 200 केसेस के साथ जेल में डाल दिया, सजा से पहले ही उनको सजा दे दी। और आप जिस तरह से उनको मिलिट्री कोर्ट में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और जिस तरह से जेल में सख्तियां कर रहे हैं, तो और अभी तक देखे ना डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो कि एक मतलब सीनियर 70 साल से ऊपर उनकी उम्र है, कैंसर की वो शिकार हैं और उनको इन्होंने अभी तक जेल में रखा हुआ है। पाकिस्तान में कहीं इस तरह नहीं हुआ जो पंजाब में पिछले साल हुआ है कि खवातीन के साथ जिस तरह की चादर और चार दीवारी की पामाली की गई है। तो बड़ा अफसोस है, हमारा इतना प्यारा मुल्क है, इतने प्यारे लोग हैं, लेकिन हुक्मरान हम पता नहीं किधर से ले आते हैं सर्टिफाइड चोर, सर्टिफाइड लुटेरे, ताकि वो मिल बांट के खाएं और हमारा हिस्सा। डॉक्टर ज़रका साहब, इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से भी बात करनी है, वहाँ पे जो सियासी सूरत हाल है। गुफ्तगू सुनते हैं करीम कुंडी साहब ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से गुफ्तगू की, उनसे डिमांड की है। वो क्या की है वो ज़रा सुनिए।
हमारी सूबाई हुकूमत ने अभी तक जो हुकूमत के दिन हुए थे, शायद मेरे ख्याल में कपड़े तब्दील नहीं किए होंगे जितने वज़रा और स्पेशल असिस्टेंट और एडवाइज़र चेंज किए हैं। शरीयत वाला वज़ीर आला अपनी सूबाई असम्बली जाने से कतरा रहा है। इसका मतलब है कि वो जो है सूबाई असम्बली में अपनी जो है मेजॉरिटी जो है वो खो चुके हैं। मेरा उनको ये तजवीज़ होगी और उनको मैं ये मुतालबा करूँगा कि आप एतमाद का वोट ले लें ताकि पता चल जाए कि सूबे में आपके पास अक्सरियत है या नहीं है। मेरे मुताबिक उनके पास अक्सरियत नहीं है। ऐसा ना हो कि कल अदम एतमाद की तहरीक आ जाए या आपको सरकारी तौर पर एतमाद के वोट के लिए कहा जाए। जी डॉक्टर ज़रका साहिबा वो कह रहे हैं कि एतमाद का वोट लें और इतने तो कपड़े तब्दील नहीं होते इतने अरसे में जितने वज़रा तब्दील हो गए। बात ये जी कि ये लोग जादूगर हैं, इनके पीछे सामरी जादूगर बैठा हुआ है। इन्होंने नूर आलम खान साहब को 20,000 वोट मिले, इन्होंने उसके आगे 1 लगा के 1,20,000 वोट करा दिए। इन्होंने हमारे 8 सेनेटर अभी तक केपी से आने हैं, उनको इन्होंने आने नहीं दिया। 11 टोटल सेनेटर्स ने आना है। तो इनकी क्या बात है? ये तो जो जहां चाहे जादू कर लें, कभी पैसे के जोर पे, कभी किसी और जोर पे, कभी लोगों के बाजू खींचते हैं, कभी लोगों को ट्विस्ट करते हैं, किसी को किडनैप करते हैं, किसी को धमकियां देते हैं। तो ये नून लीग और पीटीएम की जो हुकूमत है ये यही इन्हीं कामों में माहिर है। इसीलिए तो इनको तजर्बाकार कह के लाया गया है। एक बंदे को 3-3 होते आप दे देते हैं, एक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ द हाउस, वो होते ही नहीं है सेनेट में। बड़ी उनकी इज्जत करती हूँ मैं, लेकिन वो होते ही नहीं है। हमारा सारा काम ठप है इस वजह से कि वो मौजूद थे और माशाल्लाह 3-3 उनके पास बड़े बड़े होते हैं। तो ये तो एक इन्होंने इनको पसंद आता है उसको माशाल्लाह नवाजते रहते हैं। नवाज शरीफ साहब को नहीं इन्होंने नवाजा, बाकी सबको तो उन्होंने नवाज दिया। तो ये इनका कोई मंतक नहीं है। ये सिर्फ अपने केसेस खत्म कराने, हुदैबिया से लेकर कहाँ तक इनकी आप दास्त सुनाए। मतलब पाकिस्तान का कोई कारोबार नहीं है जो नून लीग के जो फैमिली है उन्होंने अपने हाथों में नहीं ले लिया। क्या सोलर अच्छा डॉक्टर साहब आपको क्या नजर आता है, ये सितंबर में फैसला कुन काम हो जाएंगे? देखिए जी, हालात तो इसी तरह लग रहे हैं। सितंबर नहीं तो अक्टूबर कब तक चलेगा ये सारा जो फॉर्म 45 वाली जो हुकूमत है, इनका कुछ नहीं चलने वाला। ये अभी 45 या 47 वाली? 47 जी, 45 और 47 दोनों ही है ना जी। 45 जो और जो इन्होंने तब्दील किए 47। तो मसला ये है कि इनका कोई सर पैर तो है नहीं, बस एक किसी ने इनका भरम बनाया हुआ है और नीचे तो कुछ है नहीं और इनको भी ये पता है। तो इसीलिए तो आप देखें ना, जो नून लीग के बड़े अच्छे लोग भी हैं नून लीग में, वो लोग तो शक्ल नहीं दिखाते अपनी, वो किधर घुमे हुए हैं। हमारे पास परवेज रशीद साहब भी बैठते हैं सेनेट में, कभी किसी ने सुना उनको बात करते हुए? ना वो बात करते हैं, ना वो टीवी पे आते हैं। साद रफीक साहब हैं, पूछ लें वो कहाँ आते हैं। तो जो मुस्तनद इनके लोग थे, जो कुछ करना चाहते थे, जिन्होंने वो अब गायब है सीन से, वो अवाम को अपना फेस ही नहीं दिखा सकते। तो ये क्योंकि इस वक्त बिल्कुल ही एक नाकारा, नालायक, तजर्बाकार लेकिन फेल तजर्बा है इनको, लेकिन पाकिस्तान को फेल साहिबा जो आप बात करें परवेज रशीद साहब की, किसी दौर में उस्ताद रहे मरियम नवाज साहिबा के, तकारीर लिख के देते रहे। सही है। तो अब आके क्यों अब भी उस्ताद है बिलावल साहब की, तो अब क्यों साइडलाइन कर दिया गया? जी मैंने कहा अब क्यों साइडलाइन कर दिया गया उनको? नहीं वो खुद ही साइडलाइन, देखे ना, सेनेटर तो उनको बना दिया लेकिन वो बोलते ही कुछ नहीं है। आप मुझे बताएं, इतने तजर्बाकार लोग बोलते क्यों नहीं है? क्योंकि उनमें कॉन्फिडेंस नहीं है अवाम को फेस करने का। किसी बात पे एक लफ्ज नहीं कहते। कोई वजह तो है ना। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर होते थे, सब कुछ समझाने सिखाने वाले, क्यों नहीं बोलते? अपनी हुकूमत के साथ मुशाहिद हुसैन साहब नून लीग के टिकट पे आए थे और वो क्या बातें करते थे, अभी तक क्या बातें करते हैं आप खुद देख लें। वो कहते हैं इमरान खान को रिहा करो, आप इमरान खान से बात करें। तो इनके अपने लोग जो तजर्बाकार हैं, जिनको पता है असली सियासत क्या है, वो इस वक्त अपने आप को अवाम के सामने नहीं ला पा रहे। वो अवाम के सामने नहीं ला पा रहे, फेस नहीं कर पा रहे, शर्मिंदा हैं, इसलिए खामोशी इख्तियार करते हैं। तो इसी वजह से ये जो है ये इस वक्त अपॉर्चुनिस्ट हैं और जो दिखाई देता है वही कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़रका तैमूर हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है, मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।